Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today it's Sunday and date is 7 April 2024. So चलिए let's start. Now यहाँ पर जो प्ली फाइल की गई है अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन सुप्रीम कोर्ट, तो वहां पर एक और न्यू एंगल उन्होंने फाइल किया है दैट ये ड्वेल सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहा है। सही, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है दैट आप ड्वेल सिटीजनशिप नहीं ले सकते, ठीक है, नॉट अलाउड। अगर आपको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है दैट मीन्स कि आपने पहले जिस देश से आप आए हो वहां की सिटीजनशिप आपने गिव अप कर दी हो। बट ऑल दीज माइग्रेंट्स, इनका प्रोसिक्यूशन हुआ या फॉर वट एवर रीजन ये लोग इंडिया की तरफ आ गए, तो इन लोगों ने अभी तक वहां की सिटीजनशिप ऑफिशियली तो गिव अप नहीं की है, वहां तो अभी भी इनके नाम होंगे, राइट। श्रीलंका ने अपने यहाँ की तमिल की सिटीजनशिप छीन ली थी। ओके, उसी तरह से म्यांमार ने अपने यहाँ रोहिंग्यास की सिटीजनशिप छीन ली थी। बट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनसे जो लोग आए थे इन तीन कंट्रीज से, इन लोगों ने अभी तक सिटीजनशिप छोड़ी नहीं है। तो फिर ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा कि सीएए रूल्स अलाउ कर रहे हैं डुअल सिटीजनशिप को एक तरीके से, राइट। इसकी हियरिंग शुरू होगी 9 अप्रैल से। petitioner say rules overlook the fact that effective renunciation of the citizenship is a prerequisite for citizenship। जब तक आप वहां रिनंसिएशन नहीं करोगे अपने सिटीजनशिप का, आप यहां पर सिटीजनशिप कैसे ले सकते हो? ओके, तो ये सब तो कोर्ट एग्जामिन करेगा 9 तारीख से। नाउ द रूल्स डू नॉट रिक्वायर फॉरेन एप्लीकेंट्स टू इफेक्टिवली रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ देयर नेटिव कंट्री। ओके, अभी जो रूल्स आए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आप पहले पुराने जिस कंट्री से आप आए हो वहां की सिटीजनशिप को छोड़ के आइए, राइट। वो नहीं किया गया है, तो फिर ये सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन में चला जाएगा, because this will create a possibility of dual citizenship which is direct violative of the citizenship amendment act as well as constitution as well. Okay, section 9 of citizenship amendment act and article 9 of our constitution, they both clearly and explicitly prohibit the acquisition of dual citizenship. Okay, defects हैं इसमें। effective renunciation of citizenship was an important prerequisite for granting citizenship in cases. Now, even while including Pakistan in the list of countries, it fails to extend the protection to the Ahmadiyya community। ये भी एक मुस्लिम कम्युनिटी है पाकिस्तान में, इसके साथ भी काफ़ी परसिक्यूशन और वायलेंस हुए हैं। तो ये भी इनमें से भी काफ़ी लोग इंडिया की तरफ आए, बट उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। वो इंडिया में रह रहे हैं, एज ए रेफ्यूजीज रह सकते हैं, बट उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, राइट। तो पाकिस्तान से आने वाले अहमदिया, इनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। म्यांमार से आने वाले रोहिंग्यास, इनको भी सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी क्योंकि स्ट्रिक्टली मेंशन है कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को ही दी जा रही है, राइट। यहाँ से रोहिंग्यास को भी नहीं दी जाएगी। सिमिलरली इसमें एक सबसे बड़ा जो डिफेक्ट था, मैंने आपसे बात की थी पहले श्रीलंका के बारे में, कि वहां भी तमिल से उनकी सिटीजनशिप ले ली गई थी और वोटिंग राइट्स ले लिए गए थे और उनको उनके साथ हर तरह का वायलेंस हुआ, जो कि 2009 में लिट्टे के खात्मे के साथ खत्म हुआ। बट काफी सारे तमिल हिंदूज भी हैं जो इंडिया में आ गए थे, बट हम लोगों ने कहीं भी नेक्स्ट में श्रीलंका से आए हुए रेफ्यूजीज को इंक्लूड नहीं किया है। हमने किया है सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश से आए हुए, राइट। तो ये तो एक सीरियस फ्लॉ रह गया इसमें कि आपने श्रीलंका से आए हुए रेफ्यूजीज को ऐड नहीं किया। ओके, नॉन मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, उनको भी आपने ऐड नहीं किया। इट सिमिलरली एक्सक्लूड रैशनलिस्ट, एथिस्ट एंड agnostic persons who do not profess any religion. Now see, citizenship amendment act religion based है, right। नॉन मुस्लिम सारे रिलीजन की बात हो रही है। बट अगर सपोज कीजिए कि ऐसे लोग हैं जो रिलीजन में बिलीव ही नहीं करते हैं, लाइक रैशनलिस्ट हैं, वो एथिस्ट हैं, वो एग्नोस्टिक पर्सन हैं, तो वो तो ये डिक्लेयर कर ही नहीं सकते कि हम हिंदू हैं या सिख हैं या पारसी हैं या जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, कुछ भी वो डिक्लेयर नहीं कर सकते कि उनका तो रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक न्यू एंगल है जो अभी तक हमने अपने पुराने डिस्कशन में नहीं किया था, कि ऐसे लोगों का क्या जो अपने आप को रैशनलिस्ट बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं या एग्नोस्टिक बोलते हैं। रेफ्यूजीज फ्रॉम म्यांमार आर एक्सक्लूडेड, ऑल दिस, ये जो रोहिंग्यास इनको भी एक्सक्लूड किया गया है। सिमिलरली सीएए एंड इट्स रूल एक्सक्लूड श्रीलंका एज वेल। नो, दिस इज सीरियस कंसर्न। ये श्रीलंका को एक्सक्लूड करने की बात समझ में नहीं आई क्योंकि तमिल्स भी तो आए हैं ना वहां से, फिर उनके साथ भी तो वायलेंस होता, उनको एक्सक्लूड करने का कोई रीजन यहाँ पे समझ नहीं आया। खैर, कोर्ट बात करेगा एंड डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हमें जरूर मिलेंगे। मे बी श्रीलंकन तमिल्स को का इंक्लूजन हम लोग देख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग शायद ये रैशनलिस्ट, एथिस्ट एंड एग्नोस्टिक, इनका भी इंक्लूजन देख सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट पे शायद कोर्ट की सबसे ज्यादा नजर रहेगी। ओके, लद्दाख में हम लोग
जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन तेजी से किया जा सके। 1962 में हमारा वॉर में डिफीट होने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था वॉर की तरफ, बॉर्डर के पास। ओके, ट्रूप्स मोबिलाइज नहीं कर पा रहे थे, हम आर्टिलरीज मूव नहीं कर सकते थे, जबकि चाइना के पास ये सब फैसिलिटीज थी। अब इन एरियाज में रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। रिमेंबर दिस। ओके, यहाँ पे इन्होंने एक नया रोड बनाया है हिमाचल और लेह को कनेक्ट करने के लिए। राइट, अब यहाँ से रिलेटेड मैं आपके साथ ना कुछ इंपॉर्टेंट पासेस डिस्कस करना चाहूंगा जो आपको एग्जाम में काम आएंगे। ओके, लुक एट हियर। सी, अगर हम चाइना के कंटेक्स्ट में देखते हैं ना तो 3 पास पे जरूर नजर डालिएगा जहां से प्रॉपर चेक पॉइंट बने हुए हैं मूवमेंट के लिए। फर्स्ट इज नाथुला पास। ओके, सेकंड इज लिपू लेक पास उत्तराखंड वाला, एंड थर्ड वन इज शिपकिला फ्रॉम हिमाचल। ये 3 पासेस चाइना के साथ हमारे चेक पॉइंट बने हुए हैं, प्रॉपर कनेक्टिविटी है, यहाँ से मूव करते हैं हमारे जो लोग जाते हैं मानसरोवर की यात्रा पे। ओके, नाथुला पास, लिपू लिपू लेक पास एंड शिपकिला पास, ये 3 पासेस इंपॉर्टेंट है। ओके, देन इसके अलावा और कुछ पासेस देखते हैं। दीफू पास, ये ट्राई जंक्शन पे बना हुआ है, ये तीनों कंट्रीज की बॉर्डर शेयर करता है, चाइना की भी, इंडिया की भी और म्यांमार की। ठीक है, ये तीनों को कनेक्ट करता है, इसलिए ये एक डिफरेंट है। सेला पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने सेला टनल कंस्ट्रक्ट किया था। राइट, अरुणाचल में आता है, उसी तरह अरुणाचल में एक और इंपॉर्टेंट है बॉम्डिला। देन देन हम लोग अगर हिमाचल में देखें तो अंदर विद इन हिमाचल भी 2 इंपॉर्टेंट पासेस हैं, बारालाछाला पास एंड रोहतांगला। ओके, ये 2 पासेस हैं। सिमिलरली अगर हम जम्मू कश्मीर में जाएं जो अब बना है सेपरेट, ओके, तो उसमें हमें काफी इंपॉर्टेंट पासेस देखने मिलेंगे। फर्स्ट है पीर पंजर, सेकंड है जोजिला, एंड थर्ड वन इज ऑल्सो देयर, दैट इज बानिहाल पास। ये 3 पासेस याद रखिएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपके, पीर पंजल पास, जोजिला पास एंड बानिहाल पास। ओके, इसके अलावा जो पीओके जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उसमें एक इंपॉर्टेंट पास आता है, दैट इज अघिल पास। क्योंकि ये कनेक्ट कर सकता था चाइना और इंडिया को, लेकिन ये पीओके उन लोगों ने कैप्चर किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें लद्दाख रीजन में तो काराकोरम पास है और उसके नीचे सासर पास है, नॉट इंपॉर्टेंट, बट खारदुंगला का पास ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पास है। और सिक्किम में अंदर भी एक पास है, दैट इज जिलिपला पास। राइट, तो आई होप ये इंपॉर्टेंट पासेस एटलीस्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा किससे कनेक्ट करता है, लाइक फॉर एग्जांपल रोहतांग पास, बारालाचा पास, ये मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं, बट मैं फिर भी एम्फोसाइज करूंगा कि जो न्यूज में रहे होंगे सिर्फ वही करेंगे अपन। ओके, सारे करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको मैप में एक बार दिखा दी है क्योंकि ये न्यूज में बार बार आते रहते हैं, कहीं पे हम टनल बना रहे हैं, कहीं पे ब्रिज बना रहे हैं, कहीं पे कुछ बना रहे हैं, तो आइडिया होना चाहिए कहाँ बन रहा है। राइट, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज। पहले इसके लिए हमें समझना होगा दिस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ठीक है, कैंपा फंड आप सब जानते हो। ठीक है, वो बनाया गया था कि अगर आप फॉरेस्ट एरिया कट डाउन कर रहे हो, उसका लैंड डाइवर्ट कर रहे हो, तो फिर उसको कंपेंसेट कीजिए आप कहीं और फॉरेस्ट ग्रो करके। राइट, वो कंपेंसेटरी फंड है। आप जो भी प्रोजेक्ट वगैरह माइनिंग वगैरह कर रहे हो तो उससे कुछ एक फिक्स अमाउंट से 2%, 4% कैंपा फंड में आपको इंक्लूड करना पड़ता था। राइट, और फिर इसी पैसे को यूज करेंगे हम लोग एफॉरेस्टेशन करने के लिए नॉन फॉरेस्ट एरियाज में। ठीक है, हमें समझना है आज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, क्योंकि इसी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंडर में स्टेट्स ने आइडेंटिफाई किए हैं थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड टू बी ऑफर्ड फॉर अर्निंग ग्रीन क्रेडिट। तो ग्रीन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये सब हम अच्छे से समझ लेते हैं एक बार में, तो चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। ओके, संडे है इसलिए हम अच्छे से टाइम ले सकते हैं क्योंकि ज्यादा चीजें नहीं आएंगी न्यूज में आज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने लॉन्च किया था ये इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन जनरेटिंग ग्रीन क्रेडिट थ्रू प्लांटेशन ऑन डिग्रेडेड वेस्टलैंड। ओके, रिमेंबर दिस, हम प्लांटेशन कर रहे हैं बट कहाँ पर, डिग्रेडेड लैंड पर। ओके, किसी ऐसे ऐसे लैंड पे नहीं जो काम आ सकता है। डिग्रेडेड यानी कि जो शायद वेस्ट हो या जिसपे कोई ज्यादा यूज है नहीं जिसका। ड्यूरिंग ए हाई लेवल इवेंट एट द क्लाइमेट टॉक्स COP28 समिट हुआ था दुबई यूएई में, वहां पर उन्होंने हाईलाइट किया था इस इनिशिएटिव को, दैट इज ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ओके, इट सरपासेस द कमर्शियल नेचर ऑफ कार्बन क्रेडिट। तो पहले कार्बन क्रेडिट को जानते हैं, आखिर कार्बन क्रेडिट क्या है, फिर चलेंगे ग्रीन क्रेडिट पर। ओके, कार्बन क्रेडिट, अब अभी तक इतने टाइम से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें आप अभी तक इतना तो समझ ही गए होंगे कि कार्बन क्रेडिट्स है क्या। ओके, इसी तरीके से मैंने सिमिलरली आपसे शायद प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में किया था, ओपन नहीं था वो वीडियो, उसमें हमने बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स की भी बात की थी। राइट, सो कार्बन क्रेडिट ऑल्सो नोन एज कार्बन ऑफसेट्स, these are permits that allow the owner to emit a certain amount of carbon dioxide and other greenhouse gas emission.
एक क्रेडिट बराबर होता है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। यानी कि आप सपोज आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जिसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगे ही, डेफिनेटली होंगे, राइट। अब सपोज कीजिए कि मेरा एमिशन कितना हो रहा है, 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ उससे 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसके बदले में मैं किसी और कंपनी से, जैसे सपोज कि कोई एनजीओ है वो उसमें लगा हुआ है फॉरेस्ट फॉरेस्ट ग्रो करने में, ठीक है, या कोई भी ग्रीन प्रोजेक्ट कर रहा है वो, तो मैं वहां से उससे कहूंगा कि देखिए मुझसे कार्बन एमिशन हुए हैं, बदले में मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ, आप मुझे कार्बन क्रेडिट दे दीजिए, ठीक है। यानी कि कंपेंसेट कर रहा है वो एक तरीके से। और उसने तो इसमें जो एनजीओ था उसको क्या फायदा हुआ कि उसने फॉरेस्ट ग्रो करने में या कोई भी कंजर्वेशन करने में जो पैसा खर्च किया वो कहां से मिल गया उसको, एक प्राइवेट कंपनी से जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रही थी। ओके, तो इन इन एनजीओ को फंडिंग मिल जाएगी इसके बहाने, और इनको कार्बन क्रेडिट यानी कि सर्टिफिकेट मिल जाएंगे कि देखिए हमने ऑफसेट कर दिया है जो हमने एमिशन हुआ था, यानी हमसे जो गलतियां या जो पाप हुए थे हमने उनको धुल दिया है कंपेंसेट करके। ओके, सिंपल लैंग्वेज में, राइट। तो वही कार्बन क्रेडिट होता है, क्योंकि मैं इनको प्रिवेंट तो नहीं कर सकता ना, वो तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी तो वो तो होंगे ही, लेकिन मैं उसको कंपेंसेट कर सकता हूँ कि चलिए अगर मैं झारखंड में माइनिंग करके या कहीं पे उड़ीसा झारखंड में स्टील बना रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहे हैं, तो कहीं मैं मध्य प्रदेश में किसी को दे सकता हूँ कि आपके पास लैंड है, आप वहां पे फॉरेस्ट ग्रो कीजिए, पैसे मैं देता हूँ और उसके बदले में आप मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिएगा कि मैंने जो 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एमिशन किया था एटमोस्फेयर में, उतना ही सिक्वेस्ट्रेट कर लेंगे ये फॉरेस्ट जो आपने लगाए हैं मुझसे ही फंड लेके। Alright, that is called as carbon credits. Now, companies जो pollute कर रही हैं, they are awarded credits that allow them to continue to pollute up to a certain limit, which is reduced periodically. Meanwhile, company may sell any unneeded credits to another company that needs them, and private companies are thus doubly incentivized to reduce greenhouse gas emission. अब सपोज कि मैंने परचेज किए थे काफी सारे ग्रीन क्रेडिट्स, ओके, मेरे पास काफी सारे सर्टिफिकेट पड़े, लेकिन उतना ज्यादा तो मैंने एमिशन किया ही नहीं है, तो फिर मैं ये सर्टिफिकेट किसी और कंपनी को बेच सकता हूँ जिसके इस साल एमिशन ज्यादा रहे हूँ, ठीक है। जैसे मान लो लॉकडाउन का ईयर है कि यहाँ पे इस बार स्टील की ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है, तो मेरे पास तो सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, मैंने तो उतना एमिशन किया नहीं, लेकिन कोई थर्ड कंपनी है सपोज जो दवाइयां बना रही थी, तो इसने काफी एमिशन करे, तो इसको सर्टिफिकेट जरूरत है, तो मैं सर्टिफिकेट इसको बेच दूंगा, तो मेरे पास मेरा पैसा वापस आ जाएगा, राइट। इस तरीके से काम करता है ये पूरा प्रोसेस। दे मस्ट स्पेंड मनी ऑन एन एक्स्ट्रा क्रेडिट इफ देयर एमिशन एक्सीड द कैप। अब अगर मेरा एमिशन और ज्यादा था और ज्यादा हो गया तो फिर मुझे और ज्यादा सर्टिफिकेट परचेज करने पड़ेंगे, तो मुझे और ज्यादा पैसा कहीं ना कहीं किसी ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ओके। और वो मनी भी बना सकते हैं बाय रिड्यूसिंग देयर एमिशन एंड सेलिंग देयर एक्सेस अलाउंसेस, ठीक है। तो सपोज कि इस कंपनी को, जिस कंपनी की हम अभी तक बात कर रहे हैं, इसको गवर्नमेंट ने दिया था कि हम आपको 100 कार्बन क्रेडिट दे रहे हैं, इतने आप एमिशन कर सकते हो, इससे ऊपर अगर आपका जाएगा तो फिर आपको खुद सर्टिफिकेट परचेज करने पड़ेंगे कहीं से। अब सपोज कि इसका एमिशन जो गया था इस साल सिर्फ 80 कार्बन क्रेडिट का ही एमिशन हुआ, तो इसके पास 20 बच गए, तो ये बेच देगा एक दूसरी कंपनी को जिसके एमिशन क्रॉस हुए होंगे, तो इसको इनकम भी हो जाएगी इससे, राइट। तो ये सब आपका कार्बन क्रेडिट है। चलिए कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव के बारे में जान लेते हैं। इन ए लैंडमार्क अनाउंसमेंट इन कॉप 28 दिसंबर 2023 में हुआ था, ये समिट दुबई में हुआ था, इंडिया के पीएम ने लॉन्च किया यहाँ पर ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ओके, जिसका एम क्या है, टू रीशेप द ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉलिसीज। इसके लिए एक ऑफिशियल पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इसके फीचर्स क्या हैं ये जानना जरूरी है हमारे लिए। देखिए यहाँ पर एक इन्वेंट्री क्रिएट की जाएगी ऑफ डिग्रेडेड वेस्ट लैंड, ओके। हर स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ लैंड ऐसे होंगे जिनको हम डिग्रेडेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो सब अपनी तरफ से अनाउंस करेंगे कि हम इतना लैंड दे सकते हैं डिग्रेडेड वेस्ट लैंड इस काम के लिए, ओके। तो ऐसी पहले तो एक इन्वेंट्री क्रिएट की जाएगी जहां पे हर स्टेट का डेटा रखा होगा कि किस स्टेट के पास कहां कहां पर कितना वेस्ट लैंड है, क्लियर, ओके। तो उस लैंड को यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर प्लांटिंग बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। Now, participants undertaking environmentally positive action will receive tradable green credits. Okay. अब यहाँ पर जो भी आएगा इस डिग्रेडेड लैंड पर सपोज की फॉरेस्टेशन करने, ओके, फॉरेस्टेशन करने आया, सपोज कि मेरी कंपनी है वो यहाँ पे फॉरेस्टेशन करने गई, तो मुझे बदले में क्या मिलेंगे, ग्रीन क्रेडिट्स, राइट। यानी कि मैं पहले भी यही कर रहा था, पहले भी मैं कहीं और खरीद रहा था सर्टिफिकेट, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस इन्वेंट्री पे जाता हूँ, मेरी कंपनी यहाँ जाएगी इन्वेंट्री में, वहां देखिए कि डिग्रेडेड वेस्टलैंड पड़ा हुआ है, वहां पर मैं फॉरेस्टेशन करवा दूंगा और मुझे रिटर्न में क्या मिल जाएंगे, ग्रीन क्रेडिट्स, ठीक है। जैसे कार्बन क्रेडिट मिल रहे थे वैसे ही अब मुझे ग्रीन क्रेडिट्स मिल गए, राइट। और ये ट्रेडेबल भी होंगे कि अगर सपोज मेरा उतना यूज नहीं हुआ इस बार,
ठीक है, तो मैं ये ट्रेड कर सकता हूँ, किसी और थर्ड कंपनी को दे सकता हूँ। ठीक है, द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू प्लांटेशन वेरिफिकेशन एंड इशुएंस ऑफ ग्रीन क्रेडिट विल बी डिजिटाइज। पूरा जो प्रोसेस होगा सब डिजिटाइज होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनाई जा सके। जो पोर्टल बनाया जा रहा है, इट विल कलेक्ट द आइडियाज, नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू ट्री प्लांटिंग एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. This plantation aims to influence global policies, practices, and demand for green credits. The Green Credits Initiative mirrors the Green Credit Program launched by Union Government in 2023. Okay, ये जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था ना, इसके अंडर 8 टाइप की एक्टिविटीज अलाउ की गई थी। ये 8 टाइप की एक्टिविटीज जान लीजिए अंडर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, अभी हमने जो समझा वो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है जो कि कॉप समिट के टाइम पे लॉन्च किया गया था। कि ये वर्ल्ड ओवर किया गया इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन इंडिया के लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने एक प्रोग्राम पहले से चला रखा था, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इसमें 8 टाइप की एक्टिविटीज कवर होती है। फर्स्ट, ट्री प्लांटेशन। ओके, अगर आप ग्रीन कवर इंक्रीज करने में मदद कर रहे हो। दूसरा, वाटर मैनेजमेंट, यानी कि आप कुछ वाटर कंजर्वेशन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मदद कर रहे हो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि आप प्रमोट कर रहे हो नेचुरल या रीजनरेटिव टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी, सॉइल हेल्थ, न्यूट्रिशन वैल्यू एटसेट्रा। सिमिलरली वेस्ट मैनेजमेंट में आप कुछ कर सकते हो, लाइक सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट करने में, सस्टेनेबल इंप्रूव प्रैक्टिसेस फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, सिमिलरली एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में अगर आप कोई स्टेप ले रहे हो, मैंग्रोव कंजर्वेशन रिस्टोरेशन में कर रहे हो। ओके, तो जो इनिशियल फेज था हमारा वो फोकस कर रहा था ऑन 2 की एक्टिविटीज विच इज वाटर कंजर्वेशन एंड एफॉरेस्टेशन. The draft methodologies for awarding green credit have been developed and will be notified for stakeholder consultation, and the green credit registry and trading platform will be developed by this body. Not that important. Okay, ये 8 एक्टिविटीज इस प्रोग्राम के अंडर में याद रखिए, और बाकी ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव किस तरीके से वर्क करता है, उसका गोल क्या है वो याद रखना है हमें। और अनाउंस कब हुआ था, कॉप 28 के टाइम पर अनाउंस हुआ था। ओके, कार्बन क्रेडिट आपको पता ही है क्या होते हैं। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बस इसी न्यूज में यही है कि स्टेट्स ने आइडेंटिफाई किया है थाउजेंड्स ऑफ सच हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड टू बी ऑफर्ड फॉर अर्निंग ग्रीन क्रेडिट्स। ओके, तो अब आप कहीं भी किसी इन्वेंट्री चेक कर सकते हो किस स्टेट में कहाँ पर लैंड पड़ा हुआ है, उसमें आप कुछ 8 एक्टिविटीज में से कुछ यूज कर सकते हो। ओके, वीक्स आफ्टर यूनियन मिनिस्ट्री अनाउंस द रूल्स फॉर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ठीक है, ये जो हमने लास्ट में समझा था 8 पॉइंट्स वाला, ठीक है, उसके लिए रूल्स अनाउंस कर दिए गए थे। 10 states have identified parcel of degraded forest land totaling about 3,853 hectares that will be available for individuals, groups, public, private sector units to earn and potentially trade the green credits. इस स्कीम में रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड एंटिटी कैन पे टू फाइनेंस एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स इन स्पेसिफिक ट्रैक्ट्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट और वेस्टलैंड। बट रिमेंबर दिस पॉइंट दैट द एक्चुअल एफॉरेस्टेशन जो किया जाएगा वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही करेगा इंटीग्रेटेड लैंड में। ओके, मैं या मेरी कंपनी या कोई इंडिविजुअल भी चाहे तो वो इसके लिए फंड दे सकता है कि आप ये एफॉरेस्टेशन कर दीजिएगा, लेकिन मैं खुद वहां करने नहीं जाऊंगा, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही करेगा स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, नाउ ये वाली बॉडी है जो जिसने इवैल्यूएशन किया है सबका, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ये एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। ईच प्लांट ट्री वुड बी वर्थ 1 ग्रीन क्रेडिट। ओके, अगर आपके दिए हुए पैसे से एक ट्री लगाया जाता है तो आपको 1 ग्रीन क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, ये आपको हेल्प करेगा ऑफसेट करने में। दीज ग्रीन क्रेडिट कैन देन बी यूज्ड बाय कंपनीज व्हिच हैव डाइवर्टेड फॉरेस्ट लैंड टू नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। अगर मुझे माइनिंग करनी थी तो मैंने कुछ फॉरेस्ट लैंड जहां से माइनिंग करनी है उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट कर दिया। ओके, और काफी सारे ट्री मैंने कट डाउन करे, तो उसको ऑफसेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऐसे किसी डिग्रेडेड लैंड पर फंडिंग दे देनी होगी कि आप मेरे बिहाफ में ट्री लगा दीजिए, और हर ट्री मुझे कितना क्रेडिट देगा, 1 कार्बन क्रेडिट देगा, ग्रीन क्रेडिट। ओके, वैसा ही काम करता है जैसा कार्बन क्रेडिट। अगर आपको कार्बन क्रेडिट समझ में आया तो वैसा के वैसा ही ग्रीन क्रेडिट है। द कंडीशन इज सच दैट द लैंड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स व्हिच हैव बीन रेज्ड। अब कोशिश ये कीजिए कि अगर आपने जैसे झारखंड में कोई सी माइन के लिए जंगल काटे तो कोशिश कीजिए कि उसके आसपास का ही कोई लैंड यूज करें प्रेफरेबली। ओके, जितना क्लोज रखे, अगर नहीं है ज्यादा क्लोज तो फिर और दूर चले जाइए कि जहां भी लगा सको आप। Additionally, companies must compensate for the value of the forest ecosystem called net present value.
तो यहाँ पे ये जो टर्म शुरू यूज हुआ है ना, दी वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो यहाँ पे सिर्फ पेड़ की बात नहीं है, उस पेड़ से काफी चीजें जुड़ी होंगी ना, क्योंकि उस पेड़ के कटने से पक्षियों पे भी असर पड़ा होगा, राइट। आसपास के जो छोटे पौधे होते हैं पेड़ के नीचे उस पे भी असर पड़ा होगा। तो इसको कहते हैं कि यू शुड कंपेंसेट फॉर द वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड नॉट जस्ट द वैल्यू ऑफ दैट ट्री इटसेल्फ, बल्कि पूरे के पूरा जो इकोसिस्टम था उसके लिए कंपेंसेट करना होगा। उसी को कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ऑलराइट। थाउजेंड्स ऑफ करोड़, अब कैंपा फंड हमने बनाया था, लेकिन पता है इसमें थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ द मनी इज अनस्पेंट, यूज ही नहीं किया है। और रीजन क्या था? गवर्नमेंट कहती है कि इसके लिए हमें सुटेबल लैंड नहीं मिला फॉर रीजनरेटिंग फॉरेस्ट रेवेन्यू डिग्रेडेड लैंड, ये अवेलेबल नहीं था। तो अब आपने रजिस्ट्री बना ली ना, अब आपके पास पूरा अवेलेबल है कि किस स्टेट में कहां पर कितना डिग्रेडेड लैंड पड़ा हुआ है। तो अब आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हम कैंपा फंड इसलिए यूज नहीं कर पाए कि हमारे पास लैंड डिग्रेडेड लैंड अवेलेबल नहीं था। अब आपके पास सब कुछ अवेलेबल है पोर्टल पे, तो अब वो एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे मिस्टर मोदी, ये बातें अच्छी नहीं लगती प्राइम मिनिस्टर मुझसे। कांग्रेस मैनिफेस्टो एज स्टैंप ऑफ मुस्लिम लीग, कम ऑन यार। देशद्रोही, ये मतलब ये जो माइंडसेट बनाया गया है ना पिछले कुछ सालों में, तो बस बीजेपी ही देशभक्त है, बाकी सब पार्टियां देशद्रोही हैं। ये बहुत शर्मनाक चीज है। चुनाव होते रहते हैं, राजनीति चलती रहती है, बट इस लेवल की राजनीति अच्छी नहीं लगती। और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि ही विल टेक मोर स्ट्रिंजेंट स्टेप्स टू वाइप आउट करप्शन इन फर्स्ट 100 days ऑफ द थर्ड टर्म। ऐसे कुछ प्रॉमिस 2014 में भी किए थे कि मैं 100 days में पूरा ब्लैक मनी ले आऊंगा, नहीं तो मुझे चौराहे पे जिंदा जला देना। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं इनके, सुन लीजिएगा आप जाके पुराने वीडियो इनके। करप्शन की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की 2 दिन पहले की रिपोर्ट ही देख लीजिएगा। 25 टेंटेड अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के मिनिस्टर्स में से 23 ने बीजेपी ज्वाइन किया और इनके केसेस बंद हो गए। ठीक है। इन लोगों ने खुद, प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर, इन सब ने, जो आज असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके खिलाफ इन्होंने खुद एलिगेशंस लगाए कि ये बहुत बड़े करप्ट हैं। महाराष्ट्र में 2-2 डिप्टी सीएम बने बैठे हैं जिन पे केसेस चल भी रहे थे और इन्होंने खुद एलिगेशंस लगाए थे। सारे करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में मिला रखा है और उसके बाद कहते हैं कि आई विल फाइट करप्शन। तो या तो जनता बेवकूफ है या छोड़िए। पोटेंशियली डिवाइड द कंट्री इनटू फ्रैगमेंट्स, ये कांग्रेस को कह रहे हैं। मैनिफेस्टो वर डोमिनेटेड बाय लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, अपोजिंग द विजिट टू द कॉन्सेक्रेशन ऑफ राम टेम्पल। ये तो गलत स्टैंड था कांग्रेस का, बिल्कुल गलत स्टैंड था, क्योंकि उसको जरूरत है लोग अपनी पार्टी और लोगों को ऐसा मैसेज देने की कि हम रिलीजन को सेपरेट रखते हैं और हम अपनी पॉलिटिक्स को सेपरेट रखते हैं। हम बीजेपी की तरह अपनी रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करते। ओके, रिलीजन एक इंडिविजुअल का पर्सनल मैटर है, तो कांग्रेस में से भी जो जाना चाहे वो जा सकता है अपनी खुद की इच्छा से। आप वहां कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहे हैं, आप खुद अपनी श्रद्धा से जा रहे हैं। ये पॉलिटिक्स इज डिफरेंट थिंग, तो वो कांग्रेस से गलती हुई वहां। Alleging that the India bloc parties are saving the corrupt, Mr. Modi said, while BJP driven by a mission, Congress is working to earn commission. सबने देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड में किसको कमीशन मिली है सबसे ज्यादा। एनीवे, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है ओलिगार्की। ये रशिया के टर्म्स में ज्यादा यूज होता है। ओलिगार्की इज लाइक रूल ऑफ फ्यू पीपल, कुछ टॉप के बैठे हुए लोग ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, और इंडिया भी ओलिगार्की की तरफ ही बढ़ रहा है। यहाँ पर 6th शेड्यूल को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं लद्दाख में, ये थोड़ा सीरियस हो गए हैं अब। एंड दिक्कत ये है कि आई डोंट नो अबाउट दिस पर्सन सही है गलत है, बट ये जो स्टेटमेंट देते हैं, ये कुछ कुछ स्टेटमेंट के बहुत गलत हैं। जैसे इन्होंने आर्मी को लेके कहा था कि लद्दाख स्काउट्स नाराज हैं आपसे, ओके, सिख रेजिमेंट्स आपसे नाराज है पंजाब फार्मर्स वाले इशू की वजह से, गुरखास आपसे नाराज हैं क्योंकि नेपाल को अग्निवीर स्कीम पसंद नहीं। इस तरह की स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है इनके लिए। ठीक है, आप ऐसे आर्मी वाले स्टेटमेंट मत दीजिए, अच्छा नहीं लगता। ये इसके काफी डेडली कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक 5 महीना मार्च करने जा रहे हैं। द एम ऑफ द मार्च वॉज टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ चांगपा ट्राइब। नाउ रिमेंबर, चांगपा ट्राइब कहाँ की है? तो लद्दाख की। ओके, कल हमने रिवीजन सीरीज में देखी थी लेपचा ट्राइब। लेपचा ट्राइब कहाँ है? सिक्किम में। ओके, तो यहाँ पर जैसे इन्होंने मार्च अनाउंस किया है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टू डिसअलाउ एनी असेंबली विदाउट परमिशन, कर्टेल इंटरनेट स्पीड एंड राउंडेड अप सपोर्टर्स ऑफ मिस्टर वांगचुक। Under these circumstances, chances of violence are very high, and to label this peaceful movement as anti-national. इनकी डिमांड है 6th शेड्यूल। बट सी 6th शेड्यूल, द थिंग इज कि सेंटर पे जो गवर्नमेंट है ना, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ों को इग्नोर करती है और सोचती है दबा दबा देंगे सब कुछ। नहीं, ये लोग तो अपने ही है ना, उनको सिर्फ समझाया जा सकता है कि देखिए 6th शेड्यूल देने से कुछ होगा नहीं। फर्स्ट थिंग इज कि आपका वैसे ही इतना छोटा है स्टेट और आपका पॉपुलेशन इतना कम है कि यहाँ पे रेवेन्यू के चांसेस बहुत कम है।
ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन के चांसेस बहुत कम है। आप क्या जॉब्स देंगे अपने लोगों को यहाँ पर, कहाँ से लाएंगे आप उनकी सैलरी पेंशन के लिए एक्सपेंसेस। ठीक है, आप दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो टूरिज्म भी ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, यहाँ पर हमारी इकोलॉजी डैमेज होगी, तो फिर लोगों का डेवलपमेंट होगा कैसे यहाँ पे। हम यहाँ की इकोनॉमी को कैसे डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, राइट। सो काफी सारे कंसर्न्स हैं। सेंटर ने ऑफर भी किया था कि हम अंडर आर्टिकल 371 आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जैसे बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दिया हुआ है। ओके, बाकी आपका जब एडमिनिस्ट्रेशन होगा आप खुद एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि एक फिक्स कोटा रख सकते हैं कि मंथ में सिर्फ इतने ही टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि वाटर स्कैरसिटी है, वाटर यूसेज की दिक्कत ज्यादा होती है वहां पर, अगर टूरिस्ट एक साथ ज्यादा आ जाएंगे तो ये सब बातें नेगोशिएट की जा सकती थी साथ में, लेकिन ये जो जिद पकड़ के बैठेंगे नहीं सिक्स्थ शेड्यूल ही लेंगे, ओके, तो ये ठीक नहीं है। आप बताइए, लद्दाख की पॉपुलेशन इतनी सी, ये कह रहे हैं कि हम अपनी अलग पीएससी चाहिए हमें, कोई सेंस है उस बात का। कि तो ऐसे कई इश्यूज हैं, मतलब लेकिन हाँ, ये एक सेंटर का हमेशा फेलियर रहा है कि वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं करती लोगों के साथ, चाहे वो फार्मर्स हो, स्टूडेंट्स हो या ट्राइब्स हो, वो कम्युनिकेट ठीक से नहीं करती है। वो उस लेवल के ईगो में रहती है कि नहीं हम जो कर रहे हैं बस वही सही है, बात खत्म। क्योंकि ये सब आते रहते हैं यहाँ पर। ये बात याद रखिएगा, पीर पंजल टनल जो है इट इज इंडिया लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। ये आप ब्रिज देख सकते हैं यहाँ पे, ये सबसे हाईएस्ट ब्रिज है ये, चेनाब रिवर पे बना हुआ है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेल आर्च ब्रिज। ओके, कच्चा थीवो आइलैंड के बारे में अभी तक हमने कितना जान लिया है। 1974 और 76 में पैक्ट हुए, ठीक है, जहाँ पे कहा गया कि आपस में हम फिशिंग नहीं करेंगे कच्चा थीवो आइलैंड के सराउंडिंग में दोनों ही, ठीक है, लेकिन हम लोग अलाउ करेंगे कि यहाँ पे पिलग्रिम्स आ सकते हैं फॉर दैट सेंट एंथोनी चर्च, ओके, वहाँ पर एनुअल होता रहता है। वो लोग रेस्ट करने आ सकते हैं यहाँ पर, जो फिशरमैन है वो अपनी नेट से ड्राई करने आ सकते हैं, और कोई इनको एक दूसरे को अरेस्ट नहीं करेगा या परेशान नहीं करेगा, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया कि जो मैरीटाइम बॉर्डर है दोनों के बीच की, ठीक है, मैरीटाइम बॉर्डर फिक्स की गई, और ये माना गया कि श्रीलंका की मैरीटाइम बॉर्डर के अंदर ही आता है कच्चा थीवू, ठीक है, तो इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं था। ठीक है? इंडिया ने मान लिया था कि श्रीलंका की मैरीटाइम बॉर्डर के अंदर ही आता है कच्चा थीवू, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हमने अपना राइट जो प्रॉब्लम थी दोनों के बीच में वो छोड़ दी, ठीक है। लेकिन इसके बदले में हमें एक फायदा मिला था जो अभी तक हमने इतने दिन में डिस्कस नहीं किया, वो था कि यहाँ कन्याकुमारी के पास एक एरिया है नोन एज वेज बैंड। ये मैंने आपको अपनी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज जो कराई थी ना, मैप लोकेशन वाली, उसमें बताया था मैंने आपको, कन्याकुमारी के पास है, लेकिन यहाँ पर ना काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो श्रीलंका ने भी अपना यहाँ का कमांड, यहाँ का डिस्प्यूट छोड़ दिया था, उसने कहा था ठीक है हम कच्चा थीवू रख लेते हैं, आप वेज बैंड वाला एरिया रख लीजिए। और अभी यहाँ पर ना बिडिंग भी इनवाइट की गई है वेज बैंड में, ऑक्शन किया गया है, तो कन्याकुमारी के जो लोग हैं वहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट वगैरह वो इसको ऑब्जेक्ट भी कर रहे हैं, बट ये थिंग इज कि वहाँ सच में रिसोर्सेज हैं एंड हमें वो करनी भी है उसकी माइनिंग। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हमने ये राइट छोड़ दिए थे कच्चा थीवू पे तो हमने कुछ लिया नहीं बदले में, हमें मिला था वेज बैंड पे हमारे राइट्स मिले थे। ओके, कच्चा थीवू आइलैंड की बात करें तो वो ब्रिटिश इंडिया और सैलून उस टाइम पे इन दोनों के बीच का इशू था, क्योंकि इंडिया में जो रामनाथपुरम जगह है, रामनाथपुरम, रामनाथपुरम के जो जमींदार थे उनके पास यहाँ पे राइट्स थे कच्चा थीवू आइलैंड पर, ठीक है, उनके पास जमींदारी थी कच्चा थीवू की, और बकायदा जब तक हम आज़ाद हुए 1947 तक, तब तक कच्चा थीवू से रेवेन्यू भी आया करता था इनके रामनाथपुरम के जमींदार के पास, ठीक है। लेकिन सैलून का ये कहना है कि इसको कैप्चर किया था पोर्चुगीज ने, और पोर्चुगीज ने ही पहले रूल किया था श्रीलंका पर, तो उस हिसाब से तो कच्चा थीवू श्रीलंका का हो जाना चाहिए, ये हिस्टोरिकल पॉइंट है। ओके, 74-76 में ये डिस्प्यूट रिजॉल्व किया गया। तो कच्चा थीवू है क्या वो देख लेते हैं थोड़ा सा। 285 एकड़ का है, पाक स्ट्रेट में आता है, ठीक है, ये जो यहाँ से एरिया जाता है ना उसमें, तो ये इधर पाक पे है हमारा, इधर गल्फ ऑफ मन्नार है। इट इज लोकेटेड टू ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर फ्रॉम डेल्फ्ट आइलैंड, ओके, एंड 16 किलोमीटर फ्रॉम रामेश्वरम। बैरन लैंड है, यहाँ तक यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर तक की फैसिलिटी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एक्सेप्ट ए सोल कैथोलिक स्ट्रक्चर डेडिकेटेड टू सेंट एंथोनी। इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे, ये पूरे 285 एकड़ पे कोई नहीं रहता क्योंकि पीने के पानी तक की दिक्कत है वहाँ। ओके, सो डिस्प्यूट शुरू हुआ कि हु इज द ओनर ऑफ दिस कच्चा थीवो आइलैंड। नेगोशिएशन बिगिन हुए ब्रिटिश इंडिया और सैलून गवर्नमेंट में 1921 में। फिर वो राजा जमींदार रामनाथपुरम और वो सारी कहानी मैंने आपको बता दी। पर फाइनली 74 में गवर्नमेंट ने एग्री किया दैट कच्चा थीवू फॉल्स विद इन श्रीलंका's टेरिटरी एंड ऑन ए मैरीटाइम बाउंड्री इन द गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल टू डिफाइन द टू कंट्रीज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
अंडरस्टैंडिंग क्या रही दोनों के बीच? फिशिंग वेसल एंड फिशरमैन ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका शैल नॉट फिश इन ईच अदर्स वाटर, टेरिटोरियल सी एंड एक्सक्लूसिव जोन. Fishermen from Tamil Nadu visit Kachativu every March for this annual St. Anthony's festival. The Indian fishermen do not require a passport to visit the island in Sri Lankan territorial water. क्यों नहीं चाहिए पासपोर्ट? क्योंकि हमने 74 के एग्रीमेंट में ही एक्सप्रेसली ये परमिट दी थी कि फिशरमैन आ सकते हैं अपनी रेस्ट के लिए, ड्राइंग ऑफ देयर नेट्स, फेस्टिवल, वाइल प्रोहिबिटिंग एनी फिशिंग एक्टिविटी. फिशिंग एक्टिविटी प्रोहिबिट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स में आपको एक्सक्लूसिवली पूछा जा सकता है कि फिशिंग प्रोहिबिट है यहाँ पर. सो इंडिया को बदले में मिला गया. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. देखिए एक तो 71 में क्या हुआ, हमारा बांग्लादेश से लिबरेशन हुआ, तो बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते सुधर गए थे. ठीक है, तो हमने सोचा श्रीलंका के साथ भी सुधार लें, तो 74 में ही ये सारी चीजें हमने की ताकि वो रिलेशन अच्छे इंप्रूव हो सके. ठीक है, तो ऐसा नहीं है जिस तरह के एलिगेशन मिस्टर मोदी लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 10 साल बाद नींद खुली है क्या आपकी? और आपकी तो खुद की गवर्नमेंट पहले कह चुकी है कि वो मामला सेटल है. A few years after liberation of Bangladesh, alongside the difficult question of citizenship for Indian origin Tamils who were rendered stateless in Sri Lanka. ठीक है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इंडियन ओरिजिन तमिल थे ना, इनकी नागरिकता छीन ली श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, और तब जाके ये सारा फसाद शुरू हुआ और काफी सारे रेफ्यूजी माइग्रेट होकर इंडिया आ गए, मैड्रास में रहते हैं, यानी कि आज के तमिलनाडु में. बट उनको सिटीजनशिप देने की बात ही नहीं की हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में. New Delhi seemed strong and close ties with Sri Lanka was important. New Delhi got sovereign right over Wage Bank. Now remember this, Wage Bank. ठीक है, ये कन्याकुमारी के पास है, बहुत ही रिच मैराइन रिसोर्सेज हैं यहाँ पर. इनफैक्ट ऑफर्स इनवाइट भी किए गए फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स इन इंडिया अंडर हेल्प पॉलिसी. ओके, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन ये मैं करवा चुका हूँ आपको. NELP एंड HELP दोनों में डिफरेंस बता के भी पढ़ा चुका हूँ मैं पहले. अगर जरूरत लगेगी तो बता देना, दोबारा करा देंगे. ओके, सो बट आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो बेटर होगा यार. आप 1 1.5 साल 2 साल इस न्यूज एनालिसिस को ठीक से फॉलो कर लीजिए, साथ में मेंस 450 सीरीज एंड जो हम लोग एक और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुरू करेंगे. आप ये 3 चीजें फॉलो कर लीजिए, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूपीएससी के लिए. ओके, एंड सबसे सिंपल वे में आपकी तैयारी होगी अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो. ओके, अगर आप 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप मेंस 450 प्लस प्रोग्राम एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ये 2 जरूर फॉलो कीजिएगा डेली. ओके, अलॉन्ग विथ न्यूज एनालिसिस, और साथ में जो मैं आपको क्विज वगैरह पोस्ट करता है, तो अभी जो क्विज पोस्ट कर रहा हूँ वो 24 प्रीलिम्स को दिमाग में रखते हुए कर रहा हूँ. वो न्यूज़पेपर बेस्ड क्विज नहीं है, बट ये चीजें जब शुरू होंगी फ्रॉम 1 मई, तो मेक श्योर अगर आप 25 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये सब सेशन आप फॉलो करें. ओके, नाउ एनवायरमेंटलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वेज बैंक के अराउंड कि यहाँ पर आप लोग जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हो ब्लॉक्स का, वो ठीक नहीं है. तो अब मिस्टर मोदी ने ये सब क्यों किया? क्योंकि उनको तमिलनाडु में वोट चाहिए. वो कहते हैं कि ये फिशरमैन अरेस्ट होते हैं ना श्रीलंका में, वो इसी वजह से हो रहे हैं, कचातीवू की वजह से. तो जरा इस को थोड़ा एग्जामिन कीजिए, क्या फिशरमैन का अरेस्ट जो है वो इस आइलैंड से रिलेटेड है? नो, दे आर नॉट. फिशिंग इलीगली इन श्रीलंका टेरिटोरियल वाटर इज द रीजन. ओके, वो कच्चातीवू से कहीं ज्यादा आगे चले जाते हैं टेरिटोरियल वाटर्स में. तो क्या पहले भी जा रहे थे तब तो अरेस्ट नहीं होते थे? पहले अरेस्ट नहीं हो रहे थे क्योंकि 2009 तक, ठीक है, जो श्रीलंका का नॉर्दर्न एरिया है जहाँ टेरिटोरियल वाटर, जाफना पेनिनसुला वगैरह, यहाँ पे ये सब हमारे तमिल लोग रहते थे. ठीक है, इंडियन ओरिजिन तमिली, और ये सब लोग बिजी थे लिट्टे और श्रीलंकन आर्मी के बीच जो फाइट चल रही थी. तो 2009 में जब लिट्टे का खात्मा हुआ ना, उसके बाद यहाँ के फिशरमैन्स ने अपनी फिशिंग वगैरह शुरू की है. ठीक है, तो 2009 के बाद से ये मैटर हुआ है. तो क्या हुआ था कि 74 से 2009 तक इंडिया के फिशरमैन जाते रहे, तो उनको हैबिट हो गई कि हम तो वहां तक जाएंगे फिश पकड़ने. बट अब वहां के फार्मर्स और वहां की श्रीलंकन नेवी, पहले श्रीलंकन नेवी इस एरिया में एक्टिव ही नहीं थी, वो फाइटिंग में बिजी थे वो सब, पूरी श्रीलंकन आर्मी. लेकिन अब उनकी नेवी यहाँ पे पेट्रोलिंग करती है, और जब वो इंडियन फिशरमैन को देखती है तो अरेस्ट कर लेती है कि आप हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में कैसे आ रहे हो. राइट, इनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इंडियन फिशरमैन जो है ना वो ट्रॉलर्स यूज करते हैं. ये ट्रॉलर्स की दिक्कत ये है कि ये ना बिल्कुल ओशियन का जो बेस होता है ना, वहां तक नेट फेंक देते हैं पूरी. ठीक है, बेस तक फेंक देते हैं, और उसमें क्या होता है फिर इसको जब घसीटते हैं ना, तो यहाँ पे कोरल से लेके टॉर्टॉइस, टर्टल्स और ये सब इसमें फंस के आ जाते हैं, और मछलियों के अंडे तक फंस के आ जाते हैं. तो इससे क्या हुआ कि ये ट्रॉलर्स यूज करने से हमने जो इंडिया के अराउंड, हमारी टेरिटरी के अराउंड जो पानी था ना, उसमें तो हमने पूरा फिशिंग का रिसोर्स जो था पूरा डिप्लीट कर दिया. ठीक है, बिल्कुल अनसस्टेनेबल तरीके से. अब हम लोग फिशिंग करने कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं श्रीलंकन वाटर्स में. तो वो लोग कह रहे हैं कि अगर ये लोग ट्रॉलर्स लेके आते रहेंगे ना, तो हम लोग तो छोटी छोटी नेट से पकड़ते हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, ये लोग ले जाएंगे और यहाँ का पूरा डिस्टर्ब भी करके जाएंगे. ओके, तो ये ट्रॉलर्स को एलिमिनेट करने की बहुत बार बात की गई और इंडिया के साथ कंसर्न रेज भी किए श्रीलंका ने.
The Indian fishing boats are major impediment to their post-war recovery. In particular, they resist the use of bottom trawling fishing method. ये method ये नुकसान पहुंचाता है. Used by Indian counterparts, where trawl nets go down to the seabed and scoop out all marine organism, including small fishes and eggs. Eager to boost its marine export, India began encouraging mechanized trawler fishing tactics. Okay, हम लोग अपने marine export बढ़ाने उस चक्कर में हम लोगों ने और उसका encourage करते चले गए. Owing to the practice, marine resources along Tamil Nadu coast have depleted. हमने अपनी तो रिसोर्सेज पूरे डिप्लीट कर दिए और अब ये लोग कहाँ जाने लगे, पुशिंग इंडियन फिशरमैन टुवर्ड्स श्रीलंकन कोस्ट रिच इन मराइन बायोडाइवर्सिटी स्पेशली श्रिम्प्स एंड इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ श्रिम्प्स. रिमेंबर दैट. Despite the two governments in 2016 agreeing to expedite the transition towards ending the practice of bottom trawling at the earliest, 2016 में दोनों गवर्नमेंट ने एग्री भी किया. श्रीलंकन गवर्नमेंट ये रेस करती रहती थी कंसर्न ट्रॉलिंग का. तो इंडिया ने कहा भी था हम कोशिश करेंगे कि फिशरमैन ये यूज ना करें, बट फिर भी आज तक कोई चेंज नहीं हुआ उस प्रैक्टिस में. Tamil Nadu habitually fishing illegally in Sri Lankan waters using bottom trawlers that are banned in Sri Lanka. श्रीलंका ने बैन कर रखा है अपने बॉटम ट्रॉलर्स को, लेकिन हमने नहीं किया है. Kachadhipu is not the site of this struggle and its retrieval cannot be solution to it. Okay, तो ये मोदी जी ने सिर्फ चुनाव के चक्कर में छेड़ दिया ये मैटर, बाकी वो भी जानते हैं कि ना इससे फिशरमैन का कुछ फायदा है ना नुकसान है. Previous agreement did not involve either acquiring or ceding of territory belonging to India. Okay, National Security Advisor, अभी हमने थोड़े दिन पहले ही द हिंदू में एडिटोरियल पढ़ा था मिस्टर शिवशंकर मेनन का. उन्होंने कहा था कि ये जो 50-year ओल्ड एग्रीमेंट को आपने रीओपन किया ना, इट विल प्रूव टू बी ए सेल्फ गोल. वैसे हमारी पड़ोसियों से नहीं बन रही है. भूटान बॉर्डर डील करने जा रहा है चाइना के साथ, नेपाल के साथ हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहे हैं, काला पानी लिम्बुदुरिया एरिया को, मॉल्डीव के साथ हमारी प्रॉब्लम चल रही है, श्रीलंका के साथ आपने नया एंगल खोल दिया, उधर पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं है, हम भी इंटरेस्टेड नहीं है उससे बात करने में, अफगानिस्तान से इस वक्त पूरा वर्ल्ड बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है. तो एक बांग्लादेश के अलावा और कोई हमारे साथ इस वक्त नहीं खड़ा है नेबरहुड में. और बांग्लादेश में सिर्फ सरकार खड़ी है, वहां की जनता बड़ी नाराज है कि इतनी करप्ट गवर्नमेंट को डिफेंड करती है इंडियन गवर्नमेंट हमेशा. ओके, तो यहाँ से आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे. एक बार 30 अप्रैल तक प्रीलिम्स का कोर्स खत्म हो जाने दीजिए, फिर ये सारे टॉपिक्स जो है ना हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी डिस्कस किया करेंगे. ओके, ऑफ कोर्स वो पेड कोर्स रहेगा, वो डिफरेंट थिंग है, बट उतना ज़्यादा भी हाई चार्ज नहीं रहेंगे. सी नाउ व्हाट विल न्यू सोलार रूल्स. अब ये जो न्यू सोलार रूल्स आए ना, उसमें क्या कहा गया है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक सर्टिफिकेट लेना होगा. पहला, क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर कि हम जो मॉड्यूल्स बना रहे हैं बहुत क्वालिटी है उनकी. सेकेंड, कि हम जेन्युइनली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बस बाहर से लेके आ रहे हैं और असेंबल कर रहे हैं. ओके, ये दो चीज को इंश्योर करने के लिए ये रूल्स बनाए गए. अब पहले थोड़ा सा ना सोलार सेल्स के बारे में जानिए. सी सबसे सबसे नीचे होते हैं आपके इंगॉट्स या जिनको हम कहते हैं वेफर्स. सेमीकंडक्टर मैंने पढ़ाया था, तब भी मैंने बताया था वेफर्स वगैरह के बारे में. ठीक है, सबसे पहले ये होते हैं, फिर इनसे मिलके हम लोग बनाते हैं सेल्स, जिनको हम कहते हैं सोलार सेल. और सेल, बहुत सारे सेल जोड़ के बनता है सोलार पैनल, और सोलार पैनल्स को जोड़ के बनते हैं सोलार मॉड्यूल्स. क्लियर, ये याद रहेगा. ओके, नाउ अब ये हम लोग बना रहे हैं वाकई, या फिर हम लोग से बाहर से लेके आ रहे हैं, उसको असेंबल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं हमने मैन्युफैक्चर किया है. ठीक है, तो टू इंसेंटिवाइज द इंडिया सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 1 अप्रैल से न्यू रूल्स लाए हैं थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. रूल्स क्या कहते हैं? फर्स्ट, फॉर रिमेंबर द वर्ड वॉलंटरी, इन्हें वॉलंटरली सबमिट करना होगा इंस्पेक्शन के लिए ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी. ओके, बीइंग ऑन द लिस्ट. ठीक है, तो आपको एक लिस्ट बनाई जाएगी ऐसे मैन्युफैक्चरर्स की जिन्होंने वॉलंटरली खुद को सबमिट किया होगा. तो इस लिस्ट को बनाने के फायदे क्या होंगे हम वो देखेंगे. बीइंग ऑन द लिस्ट एज एन अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सर्टिफाइज ए कंपनीज एज ए लेजिटिमेट मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पैनल एंड नॉट मेयर इंपोर्टर और असेंबलर. ओके, तो पहली बात तो इस लिस्ट में आपका अगर आपकी कंपनी का नाम है तो एक चीज तो अच्छी हो गई कि यहाँ पे श्योर है कि हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम बाहर से इंपोर्ट करके नहीं ला रहे हैं, या हम कोई सिर्फ असेंबल नहीं कर रहे हैं कि बाहर से पुर्जे ले आए और यहाँ लाके जोड़ दिया, ऐसा नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो एक पहला फायदा तो ये है कि हम जेन्युइन मैन्युफैक्चरर हैं. ठीक है, ये एश्योरेंस हो गया इस लिस्ट में मेरा नाम आने से. ठीक है, नाउ दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज इंडिया सोलर इंडस्ट्री, its claim of indigenousness notwithstanding is heavily reliant on imports of cheaper and comparable quality सोलार मॉड्यूल फ्रॉम चाइना. ठीक है, हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, जो कि काफी चीपर इंपोर्ट आ रहे हैं चाइना से, और उनकी क्वालिटी भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है.
और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्वालिटी जानबूझ के पुअर बनाई जाती है ताकि फिर रिप्लेस भी तो करेगी ना पब्लिक। एक बार लगा लिया, उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती रहेगी, फिर नया लो। ओके, तो सेल बढ़ती रहे। ओके, तो चाइनीज से जो आ रहे हैं एक तो वो चीपर भी हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत खराब है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स आर सोलर पैनल्स joined together. Solar panels are assembly of solar cells, and local production of these cells and modules is much below demand. India also has limited capacity to make the raw material of the cell, that is ingots and wafers. Okay, एक तो ये बनाने की हमारी कैपेसिटी वैसे ही कम है। ओके, और ये नहीं बनेंगे तब तक सेल नहीं बनेंगे, फिर सेल को असेंबल करके हम पैनल बनाएंगे और पैनल को असेंबल करके हम फाइनली सोलर मॉड्यूल बनाएंगे। ओके, तो हमारी जब यही बनाने की इंडिजिनस कैपेसिटी नहीं है तो फिर हम किस बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं कि हम तो इंडिजिनसली बना रही है सोलर इंडस्ट्री हमारी? नहीं बना रहे हम इंडिजिनसली, हम बाहर से लाके सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। ये तो हम इंपोर्ट से बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं। नाउ क्रिएशन ऑफ सच ए लिस्ट वाज आल्सो एम्ड एट रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। अब ये तीसरा पर्पस है इस लिस्ट को बनाने का। पहला तो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, जेन्युइन हूँ, ठीक है, मैं इस लिस्ट पे हूँ तो आपको मेरी क्वालिटी पे ही भरोसा है, ठीक है, कि मेरी क्वालिटी भी अच्छी है। और थर्ड थिंग इज कि जब गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट वगैरह के लिए वो बिडिंग करेगी, ठीक है, या ऑक्शन करेगी, तो मैं वहां जाके बिडिंग कर सकता हूँ और मेरी सारी क्वालिटी एश्योरेंस, जेन्युइननेस, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सब ऑलरेडी यहाँ पर पहले से आपके सामने प्रूवन है सर्टिफिकेट के थ्रू। थर्ड, दूसरा ये था कि ये लोग भले क्लेम कर रहे हैं इंडस्ट्री कि हम इंडिजिनसली कर रहे हैं, नहीं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे चाइना से बहुत ज्यादा। तो फोर्थ पर्पस इस लिस्ट पे आने का ये होगा कि चाइनीज इंपोर्ट को हम काउंटर कर पाएंगे। तो ये चार पर्पस हैं जिस वजह से ये लिस्ट बनाई जा रही है। ओके, चाइना सप्लाई करता है वर्ल्ड का 80% सोलर मॉड्यूल्स। India has ambitious plan of sourcing about 500 gigawatt, that is nearly half of electricity requirement from non-fossil fuel sources by 2030, right? ये हमारा पंचप्रण का एक पार्ट है, मैंने पिछले सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, कि हम अपनी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा उसका 500 गीगावाट कहाँ से बनाएंगे? नॉन फॉसिल सोर्सेज से, ठीक है, यानी कि सोलार, विंड, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर। राइट, अब इसका मतलब ये है कि अभी हमें और ज्यादा ऐड करने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि हमें हर साल एवरी ईयर वी नीड टू ग्रो बाय 40 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी अंटिल 2030। एवरी ईयर वी नीड टू ऐड 40 गीगावाट सोलर कैपेसिटी। जबकि पिछले 5 साल में अगर हम देखें, ठीक है, सिंस 2018, तो हमने कितना ऐड किया एनुअली? सिर्फ 13 गीगावाट। ठीक है, हम एनुअली सिर्फ इतना ऐड कर पाए पिछले 5 साल में, जबकि अगर हमें ये 2030 वाला टारगेट अचीव करना है तो हमें ऐड कितना करना है? 40 गीगावाट। तो अब ये जो बढ़ाना पड़ेगा हमें 40 गीगावाट एनुअल प्रोडक्शन, ये कैसे बढ़ेगा? ये तभी बढ़ेगा ना जब हमारे पास सोलर मॉड्यूल्स होंगे उतने। राइट, अब हमारी रिक्वायरमेंट सोलर मॉड्यूल्स की बढ़ेगी यहाँ पे, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी कैपेसिटी अभी नहीं है इतना सप्लाई करने की, उसकी कैपेसिटी काफी कम है सप्लाई करने की। तो फिर वो चाइना से इंपोर्ट करके कहेगा मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया है, राइट। तो इसी चीज को इंश्योर करने के लिए और इंसेंटिवाइज करने के लिए हम लोगों ने ये लिस्ट बनाई है। In last 5 years, hardly 13 gigawatt annually add कर पाए हैं। The target requires more solar panels and component cells than India's domestic industry can supply. If the list is voluntarily, why pay to be on it? मतलब ऑब्वियसली आपको फीस तो पे करनी पड़ेगी ना सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। See, इसका मेजर एडवांटेज यही होगा ये कंपनीज एलिजिबल होंगी टू कॉम्पीट फॉर टेंडर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट। जैसे जो गवर्नमेंट नई स्कीम लेकर आई है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें हम लोग 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप पर क्या लगाएंगे? सोलर पैनल। राइट, करीब 300 यूनिट्स तक की इस पे बचत हो सकती है जनता को। राइट, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ये लोग बिडिंग कर पाएंगे, ये जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, ठीक है। बाकी ये स्कीम हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पहले। हाउएवर, जस्ट अ सेकेंड, however, only domestic manufacturers certified as part of approved models and manufacturers, that is AAM list would be eligible। अब देखिए यहाँ पे एलिजिबल कौन है? सिर्फ वही जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यानी कि इंपोर्ट नहीं कर रहा है या असेंबल नहीं कर रहा है। ओके, सर्टिफाइड है वो एज पार्ट ऑफ दिस एएमएम लिस्ट जो बनाई जा रही है इस रूल के अंडर में, वही इंसान एलिजिबल होगा या वही कंपनी एलिजिबल होगी इस स्कीम में बिडिंग करने के लिए। सिमिलरली एक और स्कीम चलती है पीएम कुसुम, जिसमें हम लोग सोलार पंप सेट दे रहे हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, तो वहां भी बिड करने के लिए कंपनीज एलिजिबल हो जाएंगी। ओके, दे हैव टू बी ए सर्टिफाइड एज जेन्युइन लोकल मैन्युफैक्चरर। इसके अलावा पीएलआई स्कीम मैंने आपको जब समझाई थी तब भी बताया था कि वहां पर भी हमने टारगेटिंग दे रखी है,
इंसेंटिवाइजिंग दीज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर सोलर पैनल्स कंपोनेंट एंड पीएलआई स्कीम के बारे में याद रखिएगा कि जब तक सेल नहीं होगी तब तक आपको इंसेंटिव का पैसा नहीं मिलेगा। कई इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज हैं जो आज हैवी डिस्काउंट दे रही हैं क्योंकि उनकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है और वो स्कीम एक्सपायर होने वाली है। अब वो लोग सेल कर रहे हैं बस हैवी डिस्काउंट पे कि आप ले लीजिए गाड़ी, ताकि हम लोग पीएलआई में जो इंसेंटिव मिल रहा है वो तो अवेल कर पाए। ठीक है, क्योंकि वो इंसेंटिव तभी मिलेगा जब आपने सेल किया। ऐसा नहीं कि हमने तो गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर दी इंसेंटिव दे दो, नो नो नो। आपने मैन्युफैक्चरिंग कर दी वो ठीक है, जब तक वो गाड़ी बिकेगी नहीं तब तक पीएलआई स्कीम में आपको इंसेंटिव नहीं मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एडुकेट है? नहीं। China supplies over 80% of solar components globally, saw a curve in orders from US on the ground that former relied on forced labor by Uyghur Muslim in Xinjiang province। अब ये एक तरह का नॉन ट्रेड बैरियर ही था। ठीक है, चाइना के सोलर पैनल्स के इंपोर्ट पर यूएसए और ईयू वगैरह ने बैन लगा दिया था। क्यों? उनका कहना था कि सोलर पैनल बनाने के लिए फोर्स लेबर करवाया जा रहा है, फोर्स लेबर करवाया जा रहा है, लेबर लॉज को वायलेट किया जा रहा है ऑफ उइगुर मुस्लिम्स, जो कि चाइना के जिनजियांग रीजन में रहते हैं। दे आर मुस्लिम्स बेसिकली। ओके, तो ये ऐसी चीजों को हम कहते हैं नॉन ट्रेड बैरियर। ठीक है, कभी एनवायरमेंट के नाम पे लगाया जाता है कि आपने पेस्टिसाइड बहुत यूज किया वगैरह वगैरह, कभी लेबर्स के नाम पे लगाया जाता है कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हो। ये यूरोप ने भी अपने इंपोर्ट्स कम कर दिए थे चाइना से। इसका फायदा मिला इंडिया को कि इंडिया काफी एक्सपोर्ट कर पाया सोलर पैनल्स को, ऑलमोस्ट $1 बिलियन के मॉड्यूल्स इन 6 months ऑफ दिस ईयर। तो अब आप सोचेंगे कि इंडिया एक्सपोर्ट कैसे कर रहा है जब हमारी कैपेसिटी कम है। हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, असेंबल करेंगे और फिर एक्सपोर्ट कर देंगे। बट अब यूएस के हालात थोड़े सुधर रहे हैं चाइना के साथ, तो शायद अब हमारे एक्सपोर्ट उतने ज्यादा होने के चांसेस नहीं आएंगे। इट इज एस्टिमेटेड दैट नियरली हाफ ऑफ इंडिया सोलर मॉड्यूल्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। नाउ सी, हमारी खुद की रिक्वायरमेंट का हाफ हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं एंड डिमांड सप्लाई मिसमैच इज एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट। तो ये जो लिस्ट बनेगी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर्स की ऑफ द एएमएम लिस्ट हैज ग्रोन टू 82 सो फार। विमेन एम्प्लॉयमेंट में कमी क्यों है? वो तो खैर सभी जगह कमी है, विमेन क्या। ये रिपोर्ट आई थी, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट बाय इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड आईएलओ ने मिलकर निकाली थी। ठीक है, ये तीनों टर्म्स मैं आपको समझा चुका हूँ पहले। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, डब्ल्यूपीआर क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। ये तीनों में फर्क है। ओके, इसलिए मैंने आपको समझाया था, ये आपको प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। इससे बेस मैंने आपको एमसीक्यू भी डाला था ऐप पे। आजकल ऐप पे क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ मैं, तो आप वहां पे प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। व्हाट अबाउट विमेन पार्टिसिपेशन? Female labor force participation rate is very low compared to male counterpart। मेल का पार्टिसिपेशन देखेंगे 78.5, विमेन का देखेंगे 37। ओके, जबकि वर्ल्ड लेवल पर विमेन का कितना है 49, हमारे यहाँ काफी कम है 37। और ये तो अभी फिर भी इम्प्रूव हो गया है क्योंकि कोविड के बाद फैमिली मैन की जॉब चली गई थी, या थोड़ा सा इनकम में कमी आई है उसकी, तो और या थोड़ा सा महंगाई बहुत बढ़ी है, इन्फ्लेशन, तो उस वजह से कुछ फीमेल को भी काम करने के लिए निकलना पड़ा। तो आप देखिए, ये आपको क्लियर भी दिखता है कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो था वो पहले तो डिक्लाइन हुआ सिंस 2000। क्यों डिक्लाइन हुआ? क्योंकि 91 में हमने रिफॉर्म किए, ये 2000 तक आते आते हमारी इकोनॉमी अच्छी होने लगी, लोगों की इनकम बढ़ने लगी, हस्बैंड की सैलरी अच्छी बढ़ने लगी, फादर की अच्छी बढ़ने लगी, तो लड़कियों ने सोचा कि चलिए अभी हम एजुकेशन पे ध्यान दे लेते हैं। तो 2000 के बाद लड़कियों का एनरोलमेंट भी हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में बढ़ा। ठीक है, क्योंकि उस वक्त घर की फैमिली की इनकम अच्छी होने लगी थी। राइट, अब तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर पार्टिसिपेशन गिर रहा है ना, तो उसके पीछे एक अच्छा रीजन भी हो सकता है कि शायद लड़कियां एजुकेशन अब ज्यादा ले रही हैं, जॉब्स कम करने आ रही हैं पहले। ओके, पहले हो सकता है वो 8, 10th, 12th के बाद ही जॉब में आने की सोचती थी, बट अब वो सोचती है कि अभी फैमिली इनकम अच्छी है तो मैं अपना, अभी मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, हम परस्यू कर सकते हैं। राइट, अब देखिए जरा कि 2000 से डिक्लाइन हो रहा था और 2019 में ये कहाँ पहुंच गया था 24.5 तक। ओके, लेकिन उसके बाद अचानक से बढ़ा, स्पेशली रूरल एरियाज में। क्यों? क्योंकि 2019 के बाद जब कोविड आया, ठीक है, और थैंक्स टू दिस रिडिकुलस गवर्नमेंट पॉलिसीज, ओके, वो सब डिमोनेटाइजेशन उन्होंने किया, एकदम फ्लॉड जीएसटी लेके आए मल्टीपल स्लैब्स के साथ, और फिर देन आया कोविड। ठीक है, इस सब ने लाइफ थोड़ी मुश्किल बनाई। तो मैन की जो इनकम थी वो उतनी सफिशिएंट नहीं रही इन्फ्लेशन की वजह से। right? तो वुमेन को भी काम करने के लिए कुछ अलग से जॉब करनी पड़ी, और मोर इम्पोर्टेंटली रूरल एरियाज में, या रूरल एरियाज में भी उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ा। राइट, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन उसके बाद बढ़ा, लेकिन किस तरह की क्वालिटीज जॉब्स में बढ़ा होगा? ये बढ़ा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप, कि उन्होंने एक किराना शॉप खोल ली इस टाइप की, या अपने ही खेतों में काम करने लगे ताकि हस्बैंड बाहर काम करने लगे। हस्बैंड शहर जाके काम कर रहा है किसी दुकान पे छोटा मोटा, और जो वाइफ है अब वो खेती संभाल रही है। तो आप उसके पास जाओगे, वो खेती कर रही है, आप कहोगे अच्छा आप तो अनएम्प्लॉयड नहीं हो, आप तो काम कर रही हो। ठीक है, तो देखने में तो लगेगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा वेमेन का, ठीक है, बट क्या वो एग्जैक्टली बढ़ा? ओके,
Now, look at this. Employment conditions are very poor. The increase in labor force participation has come mostly in rural areas एंड मोस्टली इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या तो वो अपने खेतों में काम कर रही हैं या फिर कोई छोटी मोटी उन्होंने दुकान खोल ली है बस। ठीक है, मतलब लार्जली अनपेड वर्क ही है, वो अपने घरों से निकल के बस खेत में आप आ गए, कोई अलग से आपकी कोई इनकम नहीं बढ़ रही है। ओके, तो ये शो करता है डिस्ट्रेस इकोनॉमी में। ये खुश होने वाली बात नहीं है जो गवर्नमेंट निर्मला जी बड़ा खुश होकर कह रही थी, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना नीचे आ गया है। नीचे नहीं आया मैडम, मजबूरी में लोग अब वो काम करने को तैयार हैं जो वो नहीं कर रहे थे पहले, जरूरत नहीं थी जिसकी। Where are women employed? Now look at this. Nearly two-thirds of the incremental employment after 2019 comprise self-employed workers. यानी लोगों ने खुद वो एम्प्लॉयमेंट चुना है कि हस्बैंड चला गया बाहर गिग वर्कर की तरह डिलीवरी बॉय बनने, और फिर वाइफ को आके वो उसका खेत संभालना पड़ रहा है। तो इस तरह की जॉब क्रिएट करके अगर आप सोच रहे हो कि हमने एम्प्लॉयमेंट दिया लोगों को, तो बेवकूफ़ बना रहे हो। ओके, विमेन का काम मोस्टली वैसे भी अनपेड ही होता है, फैमिली वर्कर होती है। Rate of the youth not in employment, education or training globally has been consistently highest in South Asia. See, ऐसा यूथ जो ना तो कहीं पे एम्प्लॉयड है, ठीक है, ना वो इस वक्त कोई एजुकेशन ले रहा है, ना किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहा है, ऐसे यूथ का शेयर सबसे हाईएस्ट है साउथ एशिया में, और इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही हाईएस्ट है। See, India also has a large share of youth not in employment, nor in education, nor any training, and this rate is higher among the youth of women देन मैन। अच्छा, मैं आपको विमेन के बारे में बताता हूँ। अगेन ये मत सोचिएगा कि मैं मनमोहन सिंह का ही सिर्फ फैन हूँ, ऐसा नहीं है। ओके, द थिंग इज कि जब क्राइसिस आए थे तब उन्होंने कहा था कि बैंकिंग एंड टीचिंग, ठीक है, ये सबसे अच्छे सेक्टर हैं जो विमेन को एम्पावर कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, 23-13 का भी डेटा बता देता हूँ मैं आपको, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं जाकर मिनिस्ट्री वेबसाइट से। 64,000 वैकेंसीज आती थी एनुअली, ठीक है, 2013 तक बैंकिंग सेक्टर में। कि हर हफ्ते किसी ना किसी बैंक के एग्जाम होते थे, बच्चे देते रहते थे, और लड़कियों को इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला था। आप अपने आसपास देखेंगे कई विमेन आप देखेंगे इसी दौरान बैंक जॉब्स में लगी। ठीक है, टीचिंग में बहुत जॉब्स निकाली जाती थी क्योंकि सबसे ज्यादा विमेन्स को यहाँ पे सिलेक्शन मिलते थे। राइट, मैन तो फिर भी थोड़ा टेक्निकल स्टीम टाइप की फील्ड में चला जाता है, लेकिन बैंकिंग एंड टीचर्स की जॉब के लिए सबसे अच्छा अगर किसी का भला हुआ था तो विमेन का हुआ था। फिर हम लोगों ने चुन लिया एक युग पुरुष को 2014 में। आज बैंकिंग में वैकेंसी आती है सिर्फ 4,500। ठीक है, कहाँ 64,000 और कहाँ 4,500। राइट, सिमिलरली टीचिंग में अगर सबसे ज्यादा कहीं पेपर लीक हो रहे हैं आज, तो वो सबसे ज्यादा इस टीचिंग के पेपर्स में होते हैं। राइट, सिमिलरली उसके बाद लड़कों के लिए सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था रेलवे। Now again let me give you the official figures. करीब मोर देन 4 लाख, ठीक है, मोर देन 4 लाख एम्प्लॉयमेंट 10 साल में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने दिए। ठीक है, अब बीजेपी क्लेम करती है हमने तो 4.5 लाख दिए हैं रेलवे में, ठीक है, 10 साल में। बट द थिंग इज, अब इस 4.5 लाख पे मत जाइए। मनमोहन सिंह ने आपको जो 4 लाख दिए थे ये परमानेंट जॉब्स थे। ठीक है, इन लोगों ने जो जॉब्स दिए हैं आपको वो टेम्पररी नेचर की दी हैं। ठीक है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ली गई है आपको, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिए गए, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स कर दिया गया है वो वर्क, और उस प्राइवेट कंपनी ने आपको हायर किया टू वर्क फॉर इंडियन रेलवे, बट अगेन इट इज अ प्राइवेट जॉब एंड वो भी टेम्पररी। इस प्राइवेट कंपनी के पास आज कॉन्ट्रैक्ट है तो आप इसके एम्प्लॉय हो, इनडायरेक्टली इंडियन रेलवे के लिए काम कर रहे हो। इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चला गया, गवर्नमेंट ने कह दिया अब हमें जरूरत नहीं है, हम रेलवे की भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो आपकी ये जॉब्स भी गई और आपकी ये जॉब्स भी गई। ओके, तो ये गवर्नमेंट आपको हमेशा हाफ हार्टेड डेटा देती है। ठीक है, ये जो 3 सेक्टर्स थे ना, बैंकिंग, टीचिंग एंड रेलवे, ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था बच्चों के लिए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली फॉर वेमेन। ये तीनों सोर्सेज खत्म कर दिए गए। ऊपर से फिर आप जो अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब थी उनमें आप लेके आए कि जितने लोग रिटायर होंगे उसके 1/3 पोस्ट हम लोग खत्म कर देंगे, इनको रिक्रूट नहीं किया जाएगा इन पोस्ट पे, ये पोस्ट खत्म कर दी जाएंगी। और ये सब क्यों करना है? सैलरी पेंशन का खर्चा होता है सरकार का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी नेताओं पे फील नहीं होता। मोदी जी दिल्ली से केरल से वे एक हरी झंडी दिखाने जाते हैं वंदे भारत ट्रेन को, 2 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं उस पर। बट यही 2 करोड़ जब यहाँ बच्चों को सैलरी पेंशन देने की बात आती है तो फिर वो दिक्कत है। सो आप चाहे कहें कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ मोदी गवर्नमेंट को, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ जो यूथ के लिए जरूरी है उस बात के लिए उनको अवेयर कर रहा हूँ। मोदी जी को अपने 3D कटलेट्स बनवाने 6.5 लाख रुपए एक कटलेट की कॉस्ट है। ओके, और ये लगाए जाएंगे 54 रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, 2D कटलेट्स बनवाए जाएंगे 1.5 लाख पर। राइट, रिमेंबर हमने डिस्कस किया था यूजीसी। यूजीसी क्या देने वाली है? यूजीसी ने ऑर्डर जारी कर दिए कि आप कॉलेजेस के प्रेमाइस में
प्रेमाइसेस में पीएम विद सेल्फी विद पीएम के वो लगाइए, बॉक्स बनाइए, ठीक है, उस पे लाखों रुपए खर्च करेंगे ये। लेकिन जब आप लोग उनसे जॉब मांगोगे ना, तब दिक्कत है उनको कि आप जॉब मत मांगिए, क्योंकि जॉब नहीं है। सो इसलिए मैं मनमोहन सिंह को बहुत हाईली प्रेज करता हूं, क्योंकि वो इंसान जानता था कि जब प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं दे रहा है तो गवर्नमेंट का काम है जॉब देना। ये नहीं कि बच्चे बर्बाद हो जाएं। ठीक है, 10 साल बहुत होते हैं एक पूरी पीढ़ी का करियर खत्म करने के लिए। 24 में अगर बच गया ना देश तो बच गया, अदरवाइज 24 में जो होगा उसके बाद सिर्फ गलती हो सकता है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है देश में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ यूथ। जिस यूथ को आज भक्ति चढ़ी है कि नहीं नहीं मोदी जी ये मोदी जी वो मोदी जी है, वो सब उनको समझ में आ जाएगा। बस एक बार इलेक्शन होने दीजिए, दे विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ऑलरेडी नीति आयोग लिस्ट बना के दे चुका है, और उन लोगों ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में ये डिसाइड कर ही लिया है कि हम सिर्फ 4 बैंक रखेंगे और 4 पीएसयू रखेंगे, बाकी सब प्राइवेटाइज होंगे। Now, what are the reasons for low women participation in labor force? There are first reason is there is lack of jobs. पहली बात तो जॉब्स की कमी है, क्योंकि सरकार खुद जॉब्स कम करने पे तुली है। सेकंड, वो केयर गिविंग ड्यूटीज में एंगेज रहती हैं, फैमिली वगैरह में, वो भी ठीक है। कई बार कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं इसमें वेज बहुत लो होता है, जैसे आंगनवाड़ी है, ठीक है, 7,000 8,000 9,000 वेज होता है, तो वो हस्बैंड कहते हैं रहने दे यार मत कर, ठीक है, फैमिली भी कहती है। कई जगहों पे पैट्रियार्कल माइंडसेट है कि नहीं नहीं वेमेन को नहीं जाने देंगे, और कहीं पे सेफ्टी इश्यूज है कि आप का टाइम ऐसा है जॉब का, आप कब आओगी, रिस्क रहता है। सो व्हाट दे नीड इज दे नीड ग्रेटर इन्वॉल्व। पहले तो ये लोग ये कहते हैं कि यार ये विमेन लेबर का पार्टिसिपेशन इसलिए गिरा है कि ज्यादा बच्चे आजकल लड़कियां एजुकेशन लेने की बात कर रही हैं। तो अगर ऐसा होता तो हमें सिर्फ ये फॉल देखने को मिलता 15 to 19 एज ग्रुप में, लेकिन हमें ये फॉल देखने को मिल रहा है अक्रॉस ऑल एज। अब 45 55 एज ग्रुप में भी अगर हमें फॉल देखने को मिल रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में विमेन का, तो क्या ये कहेंगे आपकी एजुकेशन की वजह से हो रहा है? नो। सो हमें जरूरत क्या है? इंडिया ग्रोथ पैटर्न नीड हैज नॉट बीन जॉब इंटेंसिव ग्रोथ रही नहीं हमारी। फर्स्ट थिंग, सोशल नॉर्म्स जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं विमेन की मोबिलिटी को, उनका काम सिर्फ केयर गिवर का ही रह जाता है होम घर में। एंड कंसर्न्स ओवर पब्लिक सेफ्टी एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, सो हमें क्या करने की जरूरत है? ऑन द डिमांड साइड वी नीड टू प्रमोट लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। ओके, रेलवे इज वन ऑफ दैम, ठीक है, बैंकिंग वॉज वन ऑफ दो सेक्टर्स, ठीक है, ये प्रमोट करने की जरूरत थी हमें। Next, public investment in safety and transport is also critical as public investments, affordable child and early health care। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वर्क कर रहे हैं, जैसे दिल्ली की बसें में आप आज जब देखोगे तो हर बस में एक पुलिस वाला रहता है। कहीं पुलिस वाला है या बाउंसर है, बट वो यूनिफॉर्म खाकी पहनता है, आई डोंट नो। सेकंड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन अफोर्डेबल चाइल्ड एंड एल्डरली केयर, ताकि मदर प्रेगनेंसी के बाद जल्दी से जॉब ज्वाइन कर सके, ताकि वो केयर फैसिलिटीज अवेलेबल हो। तो ओके, इन्फ्लुएंजा ए H5N1। अब इस टॉपिक को मुझे आपको पूरा होलिस्टिकली ही लेना होगा। तो यहाँ पे देखा क्या गया है कि यूएसए में ये जो कैटल्स वगैरह हैं इनमें हमें इन्फ्लुएंजा H5N1 देखने को मिल रहा है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं एनिमल्स में? लॉस ऑफ एपेटाइट, लो ग्रेड फीवर एंड रिड्यूस लैक्टेशन। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट H5N1 हैज बीन डिटेक्टेड इन कैटल। ओके, पहले बर्ड्स वगैरह में देखा गया, बट पहली बार कैटल में देखा गया है। अब कैटल्स में आना यानी मिल्क के थ्रू ह्यूमन में आ सकता है, इसके चांसेस हैं। सो फार H5N1 डिटेक्टेड इन ओवर 12 हर्ड्स फ्रॉम 6 स्टेट्स। ओके, यूएसए के, इंडिया के नहीं। इन टेक्सास, वाइल्ड बर्ड्स एंड कैट्स दैट वर प्रॉक्सिमिटी टू द अफेक्टेड फार्म्स हैव टेस्टेड पॉजिटिव टू द वायरस। यानी कि अब ये श्योर है कि वाइल्ड बर्ड्स और कैट्स तक तो ये वायरस पहुंच चुका है, ठीक है। और कुछ टाइम पहले WION ने कहा भी था कि ये कोरोना से ज्यादा डेडली होगा अगर ये इंसानों में ट्रांसमिशन हो गया तो। So transmission of virus within cattle has not yet been ruled out and human infection of H5N1 was reported from Texas। अभी तक श्योर नहीं है, बट हाँ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इंसानों में ट्रांसमिट हो सकता है। सो द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फॉर ह्यूमंस रिमेन लो, बट फार्म वर्कर्स आर एट ए हायर रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। जो उन फार्म से वर्क कर रहे हैं उन पे तो रिस्क है। तो मैं टॉपिक आपको थोड़ा होलिस्टिकली करा देता हूँ ताकि ये टॉपिक अच्छे से एक ही बार में तैयार हो जाए। सी डिपेंडिंग ओरिजिन पे डिपेंड करता है कि किस होस्ट से ओरिजिन हुआ है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज आवियान इन्फ्लुएंजा, यानी कि बर्ड फ्लू सब टाइप ए, ठीक है, H5N1 जिसपे नोट है, और H9N2, ठीक है। तो या तो आवियान इन्फ्लुएंजा हो सकता है या फिर स्वाइन इन्फ्लुएंजा हो सकता है। स्वाइन इन्फ्लुएंजा के भी सब टाइप हैं, स्वाइन फ्लू सब टाइप A H1N1 एंड AH3
N2। ओके, तो ये सब न्यूज में आते रहते हैं ना, इसलिए आप कंफ्यूज रहते हो कि ये है क्या, कभी कुछ आ रहा है कभी कोई सा आ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि ये डिपेंड करता है कि होस्ट कौन है इसका, ठीक है। और सेकंड थिंग, ये डिपेंड दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, आवियान इन्फ्लुएंजा एंड स्वाइन इन्फ्लुएंजा। फिर आवियान के भी फर्दर कैटेगराइजेशन होते हैं। एक तो बर्ड फ्लू जो सबसे कॉमन सुनने को मिलता है हमें, H5N1 जो आज का न्यूज आर्टिकल है, कैटल में मिला है। ओके, और AHN H9N2, ठीक है, ये आवियान के फॉर्म है। स्वाइन के फॉर्म है स्वाइन फ्लू, H1N1 एंड AH3N2, ठीक है। तो जब न्यूज आती है तो कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हमें ये क्लैरिटी नहीं है, ये आवियन के फॉर्म है ये तीन चार, ये स्वाइन फ्लू के फॉर्म है, ठीक है, लेकिन ये सभी इन्फ्लुएंजा ए वायरस के ही क्लासिफिकेशन है। क्लियर? नाउ दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ह्यूमन इन्फ्लुएंजा एंड दे डू नॉट इजिली ट्रांसमिट अमंग ह्यूमंस। ओके, तो अभी तक ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक केस ऐसा टेक्सास में देखा गया जहां ह्यूमन में ट्रांसमिशन हुआ है। अब इसमें सिर्फ दो चीज पे नजर डालिए, एक है हेमाग्लूटिनिन एंड दूसरा है न्यूरामिनिडेज, ठीक है, इसी के नाम पर ये रखा जाता है H1N1 या H9N1 वॉटेवर। ओके, और ये दोनों जो होते हैं ये एंट्री पॉइंट बनते हैं इस वायरस के सेल के अंदर जाने के लिए, ठीक है। ये एक ये एंट्री पॉइंट, एक दूसरा ये एंट्री पॉइंट, ठीक है, इसी पे बेस हम लोग इनको क्लासिफाई करते हैं। The H and N in the name of flu virus stands for hemagglutinin and neuraminidase. These are the two proteins on the surface of the virus that allow it to enter and exit the host cell. Hemagglutinin and neuraminidase were the first aspect of the flu virus to be identified, hence उसी के नाम रखा गया है। रिजर्वॉयर क्या है वायरस का, तो एक्वेटिव बर्ड्स आर प्राइमरी नेचुरल रिजर्वॉयर एंड दे कॉज एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड इन्फेक्शन इन बर्ड्स। नाउ कंसर्न्स क्या है इनसे एसोसिएटेड, तो पहली तो कि एक्टिव सर्विलेंस नहीं है इनका, कई बार ये चलते रहते हैं, हो रहा है लोगों को, लेकिन हम लोग नॉर्मल फीवर ही मान के रह लेते हैं उनको। दूसरा है इंडियन पोल्ट्री वैक्सीनेट नहीं की जाती है अगेंस्ट दिस फ्लू, ओके, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ ज्यादा केस देखे नहीं गए तो हम लोग करते भी नहीं हैं उनको। द फार्म्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स और इन विसिनिटी ऑफ नियर बाय वेटलैंड्स इंक्रीजेस द पोटेंशियल फॉर द वायरसेस टू जनरेट मोर विरुलेंट स्ट्रेन विच कुड इन्फेक्ट ह्यूमन। ओके, इन्फ्लुएंजा वायरस को भी हम लोग अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, 4 टाइप के इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, A B C and D। अभी हमने जो ऊपर क्लासिफिकेशन देखी ये सब इन्फ्लुएंजा ए के टाइप थे, ये इन्फ्लुएंजा ए था ये, ठीक है। इसके अलावा भी ABCD करके हो सकते हैं। इन्फ्लुएंजा ए कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस एंड मैनी डिफरेंट एनिमल्स। इन्फ्लुएंजा बी, ये वायरस सर्कुलेट करता है अमंग ह्यूमंस एंड कॉज सीजनल एपिडेमिक। रिसेंट डेटा शो दैट सील्स कैन बी इन्फेक्टेड, ठीक है, ये सील्स रशिया में इन्फेक्ट हुई, न्यूज में था कुछ टाइम पहले। Influenza C virus can infect both humans and pigs, but infections are generally mild and are rarely reported. And influenza D primarily affect the cattle and not known to infect or cause illness in people. ओके, तो हमने यहाँ पे टॉपिक देख लिया, बाकी इसमें और कुछ नया नहीं है। और आगे इकोनॉमी है, इसके अलावा वर्ल्ड में चाइना का वही थ्रेट, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि चाइना कुछ मिसयूज कर सकता है, ऐसा कंटेंट बना सकता है जो इंडिया यूएसए में हो रहे इलेक्शंस पे कुछ क्रिएट कर सकता है, लाइक एक मिस इन्फॉर्मेशन टाइप की चीजें क्रिएट कर सकता है ड्यू बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो सब डीप फेक वगैरह वो सब हम पढ़ चुके हैं ना पहले। आप ऐसे वीडियो बना दीजिए कि सामने वाले ने कहा ही नहीं है बट आप बता दो कि उसने कहा है, ओके। तो चाइना इस तरह की चीजें कर सकता है, ये वार्निंग दी है माइक्रोसॉफ्ट ने। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।